हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है कि मैं इंटरव्यू के सेशंस को मैं अपलोड कर रही हूँ। तो 2 सेशन ऑलरेडी आपके अपलोड हो चुके हैं मैथमेटिकल फिजिक्स के। ये सेशन जो आपका रहने वाला है ईएमटी का रहने वाला है। जो भी ईएमटी में इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हम उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे डिटेल में। वैसे तो इंटरव्यू में बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत ही इजी होते हैं। वो लोग एनालाइज करते हैं कि आप आंसर्स किस तरीके से देते हो। तो बी केयरफुल रहना इंटरव्यू के टाइम में कि किस तरीके से आपको आंसर्स करने हैं। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स की। इलेक्ट्रोस्टैट्स में क्या होता है कि अगर चार्ज अगर आपका रेस्ट पोजीशन पे होता है तो उस समय ये चार्ज अगर रेस्ट पे है तो उसको क्या बोलते हैं, स्टैटिक। ठीक है। और इस समय जो होता है केवल आपकी ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो आपकी जनरेट होती है। ठीक है। अगर चार्ज अगर मूव करता है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, हाँ, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ अगर वो मूव करता है देन आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों की दोनों जनरेट होती हैं। ठीक है। बोथ आर जनरेट, दोनों की दोनों जनरेट होती हैं। बट वो क्या होती है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या होंगी, इंडिपेंडेंट होंगी। जनरेट होने के बाद ये हमारी इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है। अगर मान लेते हैं कि अगर चार्ज की अगर कुछ वेलोसिटी है, वेलोसिटी वैरिंग कर रही है। ठीक है। अगर वेलोसिटी वैरिंग कर रही है उस केस में भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों होता है, दोनों जनरेट होता है। बट ये दोनों क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ये सिंपल सा है बट स्टूडेंट्स को एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू वो चीज़ें याद नहीं आ पाती हैं, तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है। आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, कंडीशन क्या होती है ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट्स की, है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैट्स की कंडीशन भी पूछी जाती है। तो आपने पढ़ा होगा कि कर्ल ऑफ ई जो होता है आपका क्या होता है, ज़ीरो होता है। ठीक है। तो ये कंडीशंस भी आपके पीएचडी एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, माइनस ग्रेड ऑफ वी बी होता है। ठीक है। तो कर्ल ऑफ माइनस ग्रेड ऑफ वी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसको कैसे लिखेंगे, डेल स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है। तो इस तरीके से भी हम इस केस को लिख सकते हैं। तो एक ईजी इसका तरीका है याद करने का। अगर मैं बात करूँ डी सी जी से हम याद कर सकते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल गेट ज़ीरो, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट गेट ज़ीरो। ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या है कि जो कर्ल ऑफ ग्रेडियंट है ना, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट इज़ ऑल्सो ज़ीरो। तो इस तरीके से हम कंपेयर करके भी अगर चीज़ें नहीं याद आती हैं तो हम इस ट्रिक्स के हेल्प से भी बता सकते हैं कि कैसे हमारी ये चीज़ें ज़ीरो हैं। ठीक है। सेकेंड चीज़ें पूछी जाती हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंडक्टर को लेकर के। ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, इससे लेकर के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो पहला आपको प्रॉपर्टीज़ के बारे में पूछी जाती है कंडक्टर। तो आप क्या बताओगे कि जो भी आपका नेट चार्ज जो होता है, नेट चार्ज वो क्या होता है, इस जीरो इनसाइड कंडक्टर, है ना। कंडक्टर के अंदर जो भी चार्ज जो होते हैं, नेट चार्ज, वो आपकी ज़ीरो होती है। सेकंड आपका होता है कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है इनसाइड वो भी क्या होती है, ज़ीरो होती है। ठीक है। जब आपका चार्ज ही नहीं होगा अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ऑटोमेटिक ज़ीरो होगी। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हम बता सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है। एंड देन थर्ड पोजीशन जो होती है आपकी, थर्ड पॉइंट जो है आपका पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल जो होगा वो आपका क्या होता है, कांस्टेंट होता है ना। इसको हम प्रूव कर सकते हैं इस तरीके से कि डी वी इज इक्वल टू आप क्या पढ़ते हो, माइनस ई का वैक्टर डॉट डी एल का वैक्टर, इस तरीके से पढ़ते हो, है ना। तो अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये ज़ीरो हो जाए तो हमारी क्या हो जाएगी, डी वी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो वी वन इज इक्वल टू वी टू। इसका मतलब कि पोटेंशियल क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है। एंड देन 4 पॉइंट, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो होती हैं वो नॉर्मल होती हैं सरफेस के, नॉर्मल टू सरफेस, आप ये पॉइंट बता सकते हो। फिफ्थ पॉइंट जो है आपका क्या होता है कि जो भी हमारा एक्सिस चार्ज जो होता है, एक्सिस चार्ज वो हमेशा कहाँ मूव कर जाता है, सरफेस पे, है ना। मूव ऑन
सरफेस, ठीक है। तो वो चीज़ें सरफेस पे मूव कर जाती हैं। 6 पॉइंट हम देख लेते हैं कि जो भी चार्ज डेंसिटी जो होती है, चार्ज डेंसिटी रो क्या होती है, ज़ीरो होती है। ऑटोमेटिक अगर आपका चार्ज अगर ज़ीरो होता है तो चार्ज डेंसिटी भी ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, वो चीज़ें ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। आप माइंड ज़्यादा ना करना मेरी हैंड राइटिंग को लेकर के, ठीक है। आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मल टू द सरफेस है, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखने वाला है। एंड जो भी एक्सेस चार्ज जो होते हैं जो मूव कर जाते हैं सरफेस पे, है ना, तो ये दोनों के दोनों जो पॉइंट्स जो हैं, ये दोनों जो पॉइंट्स जो हैं, 4th एंड 5th पॉइंट अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका आपको एक्सप्लेनेशन भी आना चाहिए कि किस तरीके से ये चीज़ें होती हैं। बाकी आप बाउंड्री कंडीशंस को देख सकते हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक बाउंड्री कंडीशंस हैं कि किस तरीके से वो वर्क करती हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक बाउंड्री कंडीशंस को भी आप देख सकते हो। तो उसका ट्रिक जो है, अगर आप THE से करते हो एंड NVD से करते हो तो आप इजीली उस चीज़ को लर्न कर सकते हो, ठीक है। टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ जो भी टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ H एंड E जो होता है वो आपका इक्वल होता है, एंड नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ B एंड D जो होता है वो आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है, कंटिन्यूअस होते हैं। सो आप इस तरीके से उस चीज़ को लर्न कर सकते हो। और कैसे हमारा इसका डेरिवेशन होता है, आप बुक में इस चीज़ को ईजिली दे सकते हो, वहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बहुत ही ईजी है और ये एग्ज़ाम्स वगैरह में भी नेट वगैरह में भी ये चीज़ पूछा जा चुका है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड मैग्नेटिक फील्ड है ना, यहाँ पे कोई आपका चार्ज दे रखा है, ठीक है, ये मोशन कर रहा है, ठीक है, तो उस केस में पूछा जाता है कि आपका ये जो वेलोसिटी जो होना चाहिए चार्ज का क्या होना चाहिए, सो दैट ये आपका डिफ्लेक्ट ना करे, सिंपली आपका स्ट्रेट लाइन में ही ये मूव करके आगे निकल जाए। तो उस केस में V = क्या होता है, E/B इसकी क्या होनी चाहिए, वेलोसिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। आप इसको इससे डिराइव कर सकते हो, होता है ना लॉरेंज फोर्स करके कि QE + QV×B से, है ना। अगर आपका ये एक्सटर्नल फोर्स जो है अगर आपका ज़ीरो हो जाए तो हम कैसे लिख सकते हैं, QE = इस तरीके से लिख सकते हैं ना कि माइनस का Q V×B, Q से Q कैंसिल हो गया तो E = हम इस तरीके से ला सकते हैं कि V = अगर मॉडुलस में अगर ले लें तो इस तरीके से हमारा क्या आ जाएगा, V = E/B का टर्म हमारा आ जाता है। सो दैट इस केस में हमारा जो चार्ज जो होगा नॉट डिफ्लेक्ट, ठीक है, चार्ज नॉट डिफ्लेक्ट, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आपको दिमाग में बना के अपने रखने होंगे। बाकी आपने EMT में ये चीज़ पढ़ रखा होगा कि पाथ क्या होता है पार्टिकल का, ऑफ चार्ज पार्टिकल, है ना, चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, सिर्फ केवल मैग्नेटिक फील्ड होती है तो उस केस में क्या होता है ना। तो फोर्स क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड में, जो भी फोर्स हमारा लगता है QVB साइन थीटा ऐसे करके आपकी फ़ोर्स होती है, और जो थीटा जो होती है वो एंगल होती है V एंड B के बीच की, ये हमारी एंगल होती है, ठीक है। तो केस 1 ले लेते हैं कि जब भी आपकी थीटा की वैल्यू 0 एंड पाई रहती है तो उस केस में क्या होता है कि फ़ोर्स की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, ठीक है। साइन 0 की वैल्यू 0, तो होल टर्म आपका 0 हो जाएगा, पाई में भी पूरा होल टर्म 0 हो जाएगा, तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो चार्ज जो पार्टिकल जो होगा वो मूव करे अनडिफ्लेक्टेड, ठीक है, विल मूव द अनडिफ्लेक्टेड। तो आपका जो पाथ जो होगा चार्ज पार्टिकल का वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, ठीक है। और आपका थीटा की वैल्यू, अगर केस 2 की अगर मैं बात कर लूँ तो थीटा की वैल्यू अगर आपकी π/2 होती है या फिर 3π/2 होती है तो उस केस में जो हमारा बनता है वो सर्कुलर पथ बनेगा, ठीक है। जो भी चार्ज पार्टिकल का जो पथ जो बनेगा वो क्या बनेगा, सर्कुलर पथ बनेगा, ठीक है। अगर केस 3 अगर ले लेते हैं, अगर थीटा की वैल्यू डज नॉट इज इक्वल टू π/2 या फिर पाई या फिर 3π/2 के अगर इक्वल नहीं है एक्सेट्रा करके, तो उस केस में हमारी कौन सी पथ बनती है, हेलिकल पथ बनती है, ठीक है। इसमें हमारे दो कंपोनेंट्स हमारे बनते हैं, जैसे ऐसे करके अगर ये थीटा एंगल है एंड ये आपका एक कंपोनेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका V साइन थीटा बनेगा
एंड वी कॉस थीटा कॉम्पोनेंट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कॉस थीटा का कॉम्पोनेंट जो होगा उसको फॉरवर्ड की तरफ मूव कराएगा, ठीक है, उसको स्ट्रेट लाइन में फॉरवर्ड की तरफ मूव कराएगा, और जो वी साइन थीटा का जो कॉम्पोनेंट होगा उसको सर्कुलर फॉर्म में बनाने की कोशिश करेगा, ठीक है, और कॉस थीटा का कॉम्पोनेंट उसको स्ट्रेट लाइन में फॉरवर्ड की तरफ मूव कराएगा। तो ये चीज़ पता होना चाहिए आपको, ठीक है। एंड देन अगर चार्ज पार्टिकल बोलते हैं कि इफ़ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड अगर दोनों में होती है तो उस केस में हमारा किस तरीके का मोशन शो करता है चार्ज पार्टिकल। तो ऐसे देख लेते हैं, हमारी ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई एंड दिस इज़ द मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज जो है मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा सेंटर पे है, ठीक है। तो ये हमारा कैसा पाथ शो करता है, साइक्लॉइडल पाथ शो करता है ऐसे करके, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये साइक्लॉइडल मोशन को शो करता है। तो ये सारी जितने भी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं ना कि कब किस समय क्या मोशन शो करता है, उसकी शेप क्या बन रही है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड को अगर दोनों को अगर मैं पैरेलल कर देती हूँ, जैसे मान लेते हैं कि ये चीज़ हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अगर दोनों की डायरेक्शन अगर सेम हो गई और यहाँ पे अगर हमारा चार्ज जो है, कोई चार्ज अगर हमारा प्रेजेंट है, तो उस केस में क्या होगा कि जो भी क्यू चार्ज का जो पथ जो बनेगा वो क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। पाथ जो बनेगा वो क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्योंकि कोई भी डिफ्लेक्शन वगैरह उसमें होगा ही नहीं, ठीक है। अगर यही केस अगर ऐसा हो जाए, चार्ज अगर यहाँ पे रेस्ट पे है तो ठीक है, चार्ज अगर रेस्ट पे है तो उस केस में हमारा कोई भी मोशन नहीं होगा, कहने का मतलब ये है, और ये स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड अगर इस तरीके से अगर चार्ज हमारा क्या कर रहा है, यहाँ पे मोशन कर रहा है, ठीक है। चार्ज अगर क्यू चार्ज जो है किस में है, अगर मोशन में है, तो उस केस में इसका जो पथ जो बनेगा वो हेलिक्स पथ बनेगा, ठीक है। पिछले वाले कंडीशन में जो मैंने बता रखा था, वहाँ जब सिर्फ हमारी मैग्नेटिक फील्ड थी उस केस में भी हमारा क्या बन रहा था, हेलिक्स बन रहा था, बट वहाँ पे हमारा इक्वल पिच लेंथ बनता है, ठीक है, वहाँ पे इक्वल पिच लेंथ बनता है, बट यहाँ पे क्या बनता है, अनइक्वल, है ना, अनइक्वल पिच लेंथ होती है, ठीक है। मतलब इसकी ये जो लेंथ जो होती है ना वो क्या होती है, अनइक्वल होती है, ठीक है, अनइक्वल होती है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, अनइक्वल पिच लेंथ बनती है। बाकी आपको क्वेश्चंस वहाँ से पूछा जाता है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से पूछा जाता है, मैक्सवेल्स इक्वेशंस को लेकर के, ठीक है। मैक्सवेल्स इक्वेशंस जो होते हैं इसकी फ़िज़िकल जो भी आपके 4 इक्वेशंस होते हैं वो फ़िज़िकल इनकी मीनिंग पूछी जाती है। आपको दोनों टर्म में आपको याद होना चाहिए, डिफरेंशियल भी याद होना चाहिए, ठीक है। डिफरेंशियल में हम कैसे लिखते हैं एंड इंटीग्रल में कैसे लिखते हैं, ठीक है। इंटीग्रल में कैसे लिखते हैं, डिफरेंशियल में कैसे लिखते हैं, दोनों टर्म में आपको मैक्सवेल्स इक्वेशंस जो हैं आपको याद होना चाहिए क्लियरली, और उनके फिज़िकल मीनिंग, ठीक है, फिज़िकल मीनिंग ये आपको आनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात कर दूँ, फर्स्ट जो है आपका गॉस लॉ, ठीक है, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट्स कि अगर मैं बात करती हूँ तो अगर मैं इसका इंटीग्रल फॉर्म लिखती हूँ तो कैसे लिखती हूँ, ई का वेक्टर डॉट डी एस का वेक्टर इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, इंटीग्रल फॉर्म हो गया। वही चीज़ें अगर मैं डिफरेंशियल फॉर्म में अगर लेती हूँ तो क्या होता है, डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो अपॉन में क्या हो जाता है, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये इसका क्या होता है, डिफरेंशियल फॉर्म हो जाता है। एंड देन सेकेंड जो आपका क्या होता है, डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0, तो ये क्या होता है, गॉस लॉ होता है, ठीक है, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैट्स, ठीक है। ये गॉस लॉ होता है मैग्नेटोस्टैट्स का। इसका अगर मैं फिज़िकल मीनिंग की अगर मैं बात करूँ तो इसको बोल सकते हैं कि आपका जो मोनोपोल जो होता है ना, मोनोपोल वो आपका एग्जिस्ट नहीं करता है, डज नॉट एग्जिस्ट। इसका फिज़िकल मीनिंग ये होता है, या फिर आप बोल सकते हो और कि जो भी आपका नेट मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स है इज़ 0, ये चीज़ बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स आपकी 0 है। थर्ड मैक्सवेल्स इक्वेशंस जो है, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू आपकी क्या होती है, माइनस डेल बी ओवर डेल टी, ठीक है। ये इसको बोला जाता है फ्राडेज लॉ, ठीक है। इसकी फिजिकल मीनिंग क्या होती है कि जो भी आपकी बोल सकते हैं जो भी आपकी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड
क्रिएट करती है, तो ये बोल सकते हैं। फोर्थ आपका मैक्सवेल्स इक्वेशंस जो है डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस न्यू नॉट जे, इसको क्या बोलते हैं, एम्पियर्स लॉ, ठीक है, एम्पियर्स लॉ। तो ये आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। एंड देन आपका एक और, ये तो एम्पियर्स लॉ हो गया, और जब मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ लेते हैं तो उसका जो इक्वेशंस जो होता है वो अलग होता है। मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ का आप डेफिनेशन भी देख लेना, मैं इसके सॉरी डेफिनेशन नहीं, मतलब उसका डेरिवेशन आप देख लेना कि किस तरीके से होता है। बाकी मॉडिफाइड जो एम्पियर्स लॉ होता है तो उसका जो इक्वेशन होता है डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू न्यू नॉट जे का फैक्टर प्लस न्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई ओवर डेल टी, ठीक है। तो ये आपका वो इक्वेशन बन जाता है। और थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट यहाँ से डिस्प्लेसमेंट करंट का भी देख लेना कि डिस्प्लेसमेंट करंट होता क्या है। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट जो होता है उसका अगर हम डिस्कशन करें, डिस्प्लेसमेंट करंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो भी हमारा कैपेसिटर होता है ना, एयर फील्ड जो कैपेसिटर होती है उसमें हमारी डिस्प्लेसमेंट करंट हमारी क्रिएट होती है, तो इस तरीके से बता सकते हैं। और वायर जो होता है उसमें हमारी कौन सी होती है, अगर ये वायर है तो इसमें हमारा कंडक्शन करंट होता है, ठीक है, इसको बोल सकते हैं कंडक्शन करंट। और इसमें कौन सी कैपेसिटर में कौन सा होता है, ये डिस्प्लेसमेंट करंट होता है। तो इस तरीके से करके हम बता सकते हैं, थोड़ा सा डिटेल आप इसके बारे में देख लेना। और जो भी मैक्सवेल्स इक्वेशंस हैं डिफरेंट मीडियम में किस तरीके से बिहेव करते हैं, लाइक फ्री स्पेस में कैसा बिहेव करता है, फ्री स्पेस में आप देख लेना जो एनआइसोट्रॉपिक मीडियम होते हैं, है ना, एनआइसोट्रॉपिक मीडियम, तो वहाँ से भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कि किस मीडियम में किस तरीके से बिहेव करता है, इसमें टेंशन की प्रॉपर्टी किस तरीके से दिखाता है। तो आप ये सारी चीज़ें आप डिटेल में देख लेना। तो कॉमन क्वेश्चंस यही सारी चीज़ें पूछी जाती है। बाकी आप मैक्सवेल्स इक्वेशंस का इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल फॉर्म सारी चीज़ें आप क्लियरली उस चीज़ को आप देख सकते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट। एंड अगर आपको मेरी चीज़ें कंटेंट से अगर आप रिलेट कर पाते हो तो प्लीज़ आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। और खैर मैं इस वीडियो में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता पाई EMT को लेकर के। नेक्स्ट जो वीडियो जो होगा क्वांटम पे या फिर सॉलिड स्टेट पे हम लेकर के आएंगे। सो जितना मुझे यहाँ से लगता है और जो भी मुझे क्वेश्चंस मिले हैं यहाँ से कि ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो उसको मैंने यहाँ पे सारी डिटेल में मैंने बताने की कोशिश की है। और बाकी जो मैंने आपको बताया है आप उससे बुक से आप ईज़िली रीड कर सकते हो। आपने नेट या फिर गेट का अगर प्रिपरेशन कर रखा होगा तो आपने नोट्स बनाया होगा तो वहाँ पे भी ये सारे क्वेश्चंस को लिखा होगा प्रॉपरली। So this is all about, and all the best for your bright future. Thank you so much, and please like and subscribe my channel. Thank you.